नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और ताइवान के बीच चल रहे मुद्दों के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार थोड़ी सी ज्योग्राफी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है मेनलैंड चाइना और यहाँ पे जो आइलैंड है ये है ताइवान का आइलैंड। ठीक है, अब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है एवरेज वो है 150 किलोमीटर का। ये जो स्टेट आप बीच में देख रहे हैं ये है ताइवानी स्टेट या स्टेट ऑफ ताइवान जिसको आप कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये जो डिस्प्यूट है इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे किंग डायनेस्टी का रूल हुआ करता था 1683 से लेकर के 1895 तक। ठीक है, इंक्लूडिंग ताइवान, इधर भी किंग डायनेस्टी का यहाँ पे रूल हुआ करता था। लेकिन 1895 में एक वॉर होता है, सीनो जापानीज वॉर, और जापानीज फोर्सेस चाइना के फोर्सेस को, किंग डायनेस्टी के फोर्सेस को हरा देती है। और 1895 से ताइवान का जो लैंड मास है वहां पे जापान रूल करने लग जाता है। जापान रूल करता है 1945 तक। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हो जाता है और जापान हार जाता है, चाइना बाकी सारे विक्टर्स की परमिशन से यहाँ पे रूल करने लग जाता है ताइवान में। तो ताइवान में अब कैसा रूल है, अगर आप देखेंगे इस तरीके का रूल चल रहा है यहाँ पे। अब पूरा जो ये लैंड मास है ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना और ताइवान मिला करके पूरा क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे किंग डायनेस्टी के टाइम जो सिचुएशन हुआ करती थी वैसी सिचुएशन है। इसके जो रूलर है वो है चियांग काई शेक और इनकी पार्टी का नाम है कुओमिंटांग, यानी इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे केएमटी। 1945 से 49 के बीच में एक सिविल वॉर होता है कम्युनिस्ट के बीच में और नेशनलिस्ट जो है काईशेक के उनके बीच में। माओ जेडोंग के जो कम्युनिस्ट हैं वो हरा देते हैं काईशेक की आर्मी को और काईशेक फ्ली हो जाते हैं ताइवान को 1949 में। ठीक है, तो काईशेक यहाँ पे आ गए और इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसकी कैपिटल बना ली उन्होंने ताइपी को। और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली और उसको कहा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये पूरा लैंडमास अब कहलाने लग गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और यहाँ का जो लैंडमास है इसको कहने लगे रिपब्लिक ऑफ चाइना। हालांकि काईशेक का कहना है कि हम फिर से जो है हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्टोर करेंगे, और ये भी है अभी आरओसी, अभी प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकली है, लेकिन हम फिर से जा करके इसको ऑक्यूपाई करेंगे और ये पूरा लीगली जो बनेगा आरओसी। हालांकि अगर आज भी आप सिचुएशन देखो तो वो कुछ इस तरीके की है कि इसको आप कहते हो पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसको कहते हो आप आरओसी। ठीक है, जो बात जो काईशेक ने कही थी वो कुछ टाइम तक और चली, लेकिन फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। ठीक है, तो आज जो है बात जो होती है वो इस तरीके से होती है कि ये पूरा आरओसी है, ऐसी बात नहीं की जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। एक बड़ा तबका है ताइवान में जो प्रो इंडिपेंडेंस है। ठीक है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। अब ये टाइमलाइन अगर आप देखें तो यहाँ पे मोस्टली केएमटी की गवर्नमेंट रही है, कुओमिंटांग। ठीक है, 1980s तक तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी चलती थी, मिलिट्री रूल चला करता था, और उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्शंस होने शुरू हुए। इलेक्शंस में भी स्टार्टिंग में केएमटी ही जीत के आई। तो ये वाला जो पीरियड है ये काफी क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे केएमटी का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा सॉफ्टन होने लग गया चाइना की तरफ। केएमटी ने इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव किए, बिजनेस रिलेशंस चाइना के साथ इंप्रूव किए, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हुए। उसके अलावा वीजा रूल्स जो है उनको रिलैक्स कर दिया गया, पीपल टू पीपल मूवमेंट बढ़े चाइना और ताइवान के लैंड मासेज में। उसके बाद 1991 में एक मेजर डिसीजन लिया गया और ऐसा कह दिया गया कि पीआरसी के साथ जो वॉर है दैट इज प्रोक्लेम्ड ओवर। तो आरओसी ने जो वॉर चल रहा था पीआरसी को, उसको मतलब खत्म बता दिया, उसको ऑफिशियली बोल दिया कि इट्स प्रोक्लेम्ड ओवर। तो ये एक काफी मेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टनिंग हुई केएमटी की चाइना की तरफ, मेनलैंड चाइना की तरफ, यानी कि पीआरसी की तरफ। दो जो मुद्दे हैं जो अभी भी बोन ऑफ कंटेंशन बने रहते हैं चाइना के बीच में और ताइवान के बीच में, वो है वन कंट्री टू सिस्टम्स और वन चाइना। वन कंट्री टू सिस्टम क्या है? चाइना उन सभी रीजन्स को एक ऑफर देता है, एक प्रपोजल देता है जो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। वो क्या ऑफर होता है कि आपको कंसिडरेबल ऑटोनॉमी मिलेगी अगर आप रीयूनिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं चाइना के साथ। तो हांगकांग ने और मकाओ ने ये चीज एक्सेप्ट करी और इनको आज कहा जाता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन। ठीक है, लेकिन ताइवान ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी। तो वन कंट्री टू सिस्टम एक बोन ऑफ कंटेंशन है ताइवान और चाइना के बीच में। एक पहले जो वन चाइना की बात चलती थी, अभी भी चलती है, लेकिन वन चाइना की बात हुई थी सबसे पहले 1992 कंसेंसस में। यहां पे चाइना और ताइवान दोनों ने अग्री किया कि एक ही चाइना है, लेकिन ताइवान का जो कंसेप्शन था वो ये था कि ये पूरा रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और दूसरी तरफ जो चाइना है, मेनलैंड चाइना है, उसका जो कंसेप्शन था वो क्या था कि ये पूरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन रहा। लेकिन फिर बाद में ऑब्वियसली आज मैंने जैसे आपको बताया कि आज तो इंडिपेंडेंस की बात होने लग गई, तो अब थोड़ा सा डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो गया। तो अब मैं बताता हूं आपको इंडिपेंडेंस वाली बात। 2000 में यहां पे सत्ता पलट होता है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आती है सत्ता में। उसके जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है चेन शुई बान, और वो होते हैं प्रो इंडिपेंडेंस। तो डीपीपी जो है वो जनरली एक प्रो इंडिपेंडेंस डिमांड को जो है उसकी फ्लैग बेरर है, उसको वो आगे असर्ट करती है। वो बोलती है कि ताइवान जो है वो चाइना से एक अलग कंट्री है। चाइना कई बार ऐसी डिमांड के अगेंस्ट एंटी सेसेशन लॉ भी लगा देता है कि कोई भी अगर चाइना के अगेंस्ट जाएगा, इंडिपेंडेंस की बात करेगा, तो उस पर हम नॉन पीसफुल मीन्स यूज कर सकते हैं। वो सबसे पहले चेन शुई बान के रिजाइम में ही आया था।
उसके बाद फिर से यहाँ पे सत्ता पलट होता है। इंडिपेंडेंस का आपने देख लिया कि यहाँ पे एक तबका है जो इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पे 2008 में तख्ता पलट होता है और यहाँ पे फिर से आती है केएमटी की गवर्नमेंट। यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होते हैं चाइना के साथ जो रिलेशंस होते हैं उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था केएमटी ने सॉफ्टन कर दिया अपना स्टैंड चाइना की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, बिजनेस रिलेशंस तो होते ही इंप्रूव, नेगोशिएशन फिर से रीस्टार्ट करने की बात होती है। 1992 कंसेंसस की जो बात हुई थी उसको बोला गया कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, हमें उसको फिर से आगे अब कंटिन्यू करना चाहिए। उसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ते हैं, कल्चरल और पीपल एक्सचेंजेस भी होते हैं। चाइना काफी ज्यादा जो है केएमटी की जो गवर्नमेंट होती है, ताइवान की जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ सॉफ्ट स्टैंड रखता है और उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी एंट्री देने लग जाता है। लेकिन फिर उसके बाद 2016 में फिर से तख्ता पलट होता है। यहां पे आती है साई इंग-वेन, जो कि किसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है, डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की, जो कि प्रो इंडिपेंडेंस की डिमांड रखती है। 2020 में फिर से ये चुन के आती है। तो आप देख सकते हैं इनका जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा प्रो इंडिपेंडेंस है। साई इंग-वेन सेज बीजिंग मस्ट फेस रियलिटी दैट ताइवान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो है इंडिपेंडेंस को असर्ट करती है। अब उसके बाद मैं बात करता हूं कि ताइवान के लोग क्या सोचते हैं, कि क्या वो ताइवानीज है या वो चाइनीज है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो आप यहां पे देखेंगे धीरे धीरे ये जो आप देखते हैं ये ग्राफ, ये चाइनीज आइडेंटिटी को बताने वाला, ये आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। और दूसरी तरफ ताइवानीज आइडेंटिटी की जो बात है वो धीरे धीरे अब जोर पकड़ रही है, क्योंकि डीपीपी का इसमें काफी बड़ा रोल है और अब तो वो सत्ता में भी है, 2 बार सत्ता में पहले भी आ चुकी है वो, है ना। तो उसका एक काफी रोल रहता है। उसके अलावा ऐसे कई सारे लोग हैं वहां पे ताइवान में जो नाराज होते हैं इस बात से कि चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि चाइना का उनको लगता है कि इंटरफेरेंस उनकी कंट्री में बढ़ता है, उनकी सोवरेनिटी इससे अफेक्ट होती है। कई सारे मूवमेंट्स होते हैं चाइना के अगेंस्ट, और ऐसा कहा जाता है ताइवान इज नॉट चाइना। ये एक पॉपुलर मूवमेंट है जिसको कहा जाता है सनफ्लावर मूवमेंट। ये भी चाइनीज इंटरफेरेंस और ताइवानीज का जो सॉफ्ट स्टैंड है चाइना की तरफ उसके अगेंस्ट हुआ था। अब मैं बात करता हूं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की। देखिए यूनाइटेड नेशंस में तो ताइवान को कोई मेंबरशिप नहीं दी गई है, वहां पे पीआरसी ही आता है। 1971 तक आरओसी को माना गया था कि वो असली चाइना है। ठीक है, जो केएमटी की गवर्नमेंट है उसको माना जाता है कि वही चाइना है, लेकिन फिर उसके बाद पीआरसी को माना गया कि हाँ ये एक्चुअली चाइना है। उसके बाद से आरओसी की वहां पे कभी बात नहीं हुई, है ना। और ताइवान अभी भी इंडिपेंडेंट ताइवान जो है, जो इंडिपेंडेंस की बात करता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को बताता है, उसको भी अभी तक यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप नहीं मिली है। लेकिन ताइवान जो है वो मेंबर है, ऑब्जर्वर है कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, इंक्लूडिंग डब्ल्यूटीओ, एडीबी, एपीईसी, ओईसीडी वगैरह। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जहां तक बात है तो तकरीबन 14-15 कुछ कंट्रीज है जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखती है आरओसी के साथ, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। उनकी लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का क्या स्टैंड है ताइवान की तरफ। 1979 में जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए आरओसी के साथ, यानी कि ताइवान के साथ। उनका कहना था कि हमें पीआरसी के साथ जो रिलेशंस है वो इंप्रूव करने चाहिए। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद जो यूएस कांग्रेस थी उसने एक एक्ट पास कर दिया, एक बिल पास किया, ताइवान रिलेशंस एक्ट वो बना। और इस एक्ट के तहत क्या होता है, यूएस सप्लाई करता है आर्म्स ताइवान को चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक तरफ तो आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिया और दूसरी तरफ आपने उसको आर्म सप्लाई करना शुरू किया ताकि वो चाइना के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर सके। तो आप देख सकते हैं काफी एक वेग स्टैंड यहाँ पे यूएस जो है वो लेके रखता है। उसको चाइना को जो है उसके राइस को भी रोकना है और उसको चाइना के साथ रिलेशंस भी इंप्रूव करने हैं, तो इसलिए इस तरीके का यहाँ पे उसने स्टैंड लिया। लेकिन 2016 में एक मेजर इवेंट हुआ, जब साई प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया, डीपीपी की रिप्रेजेंटेटिव है, जब ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए, ये इनको इलेक्ट कर लिया गया, तो ट्रंप ने इनको कॉल किया। अब देखिए कॉल में क्या बात हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने साई को एक सेपरेट प्रेसिडेंट मान करके, एक सेपरेट कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव मान करके कॉल किया। इसीलिए इसका जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा है। ट्रंप काफी ज्यादा एंटी चाइना रहते हैं, तो चाइना के अगेंस्ट कुछ भी चीज जाती है तो ट्रंप वो करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से ये एक चीज है। 2016 में इन्होंने जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट बनी थी उसके बाद इन्होंने इनको कॉल किया और नेगोशिएशंस की यहाँ पे बात करी थी। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया और ताइवान के बीच में क्या रिलेशन है और इंडिया का क्या स्टैंड है। देखिए इंडिया और ताइवान के बीच में ट्रेड रिलेशंस आप देख सकते हैं वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सचेंजेस काफी होते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की भी बात होती है यहाँ पे, है ना, बुद्धिज्म को लेकर के। और उसके अलावा बॉलीवुड एक बढ़िया सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल होता है इंडिया और ताइवान के बीच में। लेकिन इंडिया ताइवान को एक सेपरेट कंट्री नहीं मानता, कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखता। तो इंडिया की कोई एम्बेसी नहीं है ताइवान में, ना ताइवान की एम्बेसी है इंडिया में, है ना। इंडिया का क्या कहना है कि पीआरसी जो है वो ही असली चाइना है
ठीक है, वही असली कंट्री है और वन चाइना को वो पीआरसी की नजरों से देखता है। यानी कि इंडिया का कहना है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है। तो भले ही वो रिलेशंस रखे ताइवान के साथ, बिजनेस रिलेशंस रखता है, कल्चरल रिलेशंस रखता है, लेकिन वो उसका जो स्टैंड है वो पीआरसी की तरफ झुका हुआ है। तो इंडिया एक सॉफ्ट स्टैंड रखता है पीआरसी की तरफ। लेकिन अभी फिर से इंडिया को एक डिसीजन लेना है। अभी फिर से ये बात हो रही है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक असेंबली है, वहां पे ताइवान को एक ऑब्जर्वर बनाया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई सारी कंट्रीज है, जापान, ये सभी इस चीज को एडवोकेट कर रहे हैं और ये सभी इंडिया को बोल रहे हैं कि आप भी इस चीज को सपोर्ट करो। तो स्ट्रैटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। चाइना, एक एंटी चाइना माहौल आ गया है कोरोना वायरस के बाद से, तो स्ट्रैटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ताइवान ने कोरोना वायरस को काफी अच्छे से हैंडल किया। यहां पे चाइना है, यहां पे ताइवान है, अब इतनी विसिडिटी में है, इतना पास में है, 150 किलोमीटर का इनके बीच का केवल डिस्टेंस है। वुहान में यहां पे ओरिजिनेट हुआ, लेकिन ताइवान ने 500 के अंदर ही केसेस को सीमित कर दिया और फर्टिलिटी रेट तो और भी कम है इसकी। तो ये एक मॉडल बनके उभरा। तो ये भी एक रीजन है कि इसको WHO में जगह मिलनी चाहिए। तो इंडिया को अब यहाँ पे स्टैंड लेना है। क्या स्टैंड लेगा इंडिया, वो देखने वाली बात है। लेकिन एक छोटी सी चीज हुई थी अभी कि बीजेपी के जो MP थे, उन्होंने जो साई की जब स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उनको इनवाइट किया गया और उन्होंने उसको अटेंड किया। यहाँ पे उन्होंने वर्चुअल अटेंडेंस अपनी यहाँ पे दिखाई और चाइना उससे चिढ़ गया। ठीक है, तो एक ये हमने थोड़ा सा एकदम स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो नहीं लिया, लेकिन हमने टेसिटली ये एक्सेप्टेंस दिखाया कि हाँ, हम सपोर्ट करते हैं ताइवान को। ठीक है, तो ये एक छोटा छोटा हमने स्टैंड लिया है। अब देखते हैं आगे किस तरीके से हमारी जो पॉलिसी है वो इवॉल्व होती है। चाइना हमारे अभी कंट्री में ट्रांसग्रेशन किए जा रहा है, कुछ ना कुछ हमें अभी जो प्रोवोक किए जा रहा है, तो कुछ तो स्टैंड हमें लेना पड़ेगा। वो क्या होता है वो आगे देखने वाली बात है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, चाइना और ताइवान के बीच का एम्ब्रोग्लियो, इंडिया का स्टैंड, यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड और उसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जितने भी वीडियो आते हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत